जय हिंद। तो आज हम यहाँ पर कमोडिटी का एनालिसिस करने वाले हैं और उसमें हमारा जो है आज का टॉपिक रहेगा वो स्टील रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल में अभी जो कुछ हुआ है अभी रिसेंटली उसमें यहाँ पर स्टील सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो हम देखते हैं पहले तो स्टील के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है। स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो कुछ चाहिए होगा ना। तो उसमें यहाँ पर रॉ मटेरियल लगता है, एक तो प्रोसेस आयरन और दूसरा है कोक। ठीक है, तो ये क्या है कि देखिए रिड्यूस द लेफ्ट आफ्टर हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसमें कोल लगता है। तो यहाँ पर हम अगर आप प्राइस को देखोगे तो देखिए कोल की प्राइस अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर अभी चल रही है कोल की प्राइस। और आप अगर देखो आयरन और की प्राइस, तो इंडिया में अभी आयरन और ठीक है ऑन द लोड, तो यहाँ पर देखो कि अभी डाउन चल रही है। तो जो यहाँ पर अभी चल रहा है यहाँ पर तो बैलेंस इन दोनों के बीच में अभी भी यहाँ पर नहीं है। और ये कोल की प्राइस अभी बहुत ज़्यादा हाई हुई है, इसीलिए आप देख सकते हो कि कोल के जो स्टॉक्स है उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी अभी मची हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो ये जो रॉ मटेरियल है दोनों का, वहाँ पर अभी हमको इम्बैलेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो प्राइस अभी बढ़ी हुई है यहाँ पर कोल की, तो उसकी वजह से हमको पूरे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो हमको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जो आयरन और की प्राइस जो डाउन है वो इतनी ज़्यादा डाउन नहीं है कि यहाँ पर कोल की प्राइस को मैच कर जाए। तो अगर आप यहाँ दोनों को मिला कर देखोगे तो नेट में जो प्राइस है वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हमको बढ़ी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक आपको देखने वाली बात है। तो स्टील की यहाँ पर अगर जो मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट है वो अगर बढ़ेगी तो कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या होगा, डाउन होगा। उसके ऊपर यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर चीज़ है वो देखना है तो जीएसटी हाइक ऑन मेटल्स। तो यहाँ पर सब कुछ जो है मेटल्स पे जीएसटी लगा है, क्या है 5% से लेकर 18% तक यहाँ पर जीएसटी का जो है क्या हो चुका है, हाइक हो चुका है। ठीक है, उसमें यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। आयरन भी है यहाँ पर, स्टील भी है, सब पे यहाँ पर 5 to 18% तक यहाँ पर हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पर निफ्टी मेटल जो है आपको यह जो डाउन है इतना तेज़ जो है वो आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो ये जीएसटी है कि तो सब कुछ ये नेगेटिव चीज़ें अभी आपके सामने आ गई। और एक और यहाँ पर अच्छी चीज़ है, लेकिन वो है यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी चाइना ने भी यहाँ पर अपनी बढ़ा दी है एक्सपोर्ट के ऊपर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी चाइना ने यहाँ पर बढ़ाई है तो उससे क्या होगा, तो उसके बदले यहाँ पर हमको जो है अपनी देखिए इंडियन स्टील मेकर सेट टू गेन एज चाइना वेट्स टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट। तो इंडिया के जो स्टील मेकर है उनको यहाँ पर बेनिफिट होने का चांस ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो वो क्यों होगा, तो वो हम देखते हैं। देखिए ये आपके जो पॉइंट्स मैंने देखा है ना, जैसे जीएसटी हाइक हुआ, ठीक है, और जो अभी रिसेंटली प्राइस हाइक चल रहे, तो उसकी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट तो पड़ेगी। ठीक है, उसकी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट तो पड़ेगी। लेकिन देखिए ये नेगेटिव न्यूज़ तो हो गई, लोग यहाँ पर आपको ये डराएंगे कि मेटल सेक्टर तो अब पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसीलिए मैंने आपको दिखाई क्योंकि ये सब चीज़ें आपने देखी हुई है। लेकिन अब मैं ये चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जो आपने नहीं देखी हुई है। ठीक है, और इसका रीज़न है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सपोर्ट यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर उसका यहाँ पर बढ़ाया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इंडियन स्टील मेकर्स को तो फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब वो फ़ायदा कितना होगा वो हम देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वर्ल्ड स्टील पे आते हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड स्टील की जो एसोसिएशन है उसकी ऑफिशियल साइट से मैंने एक यहाँ पर डाउनलोड किया एक रिपोर्ट। तो उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे थोड़ा सा अच्छा सा। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए अब टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज़, ये 2020 का है। ठीक है, 2021 का भी आने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारी जो स्टील की कंपनीज़ है वो कहाँ पर है, तो एक तो रहेगी हमारी टाटा स्टील रहेगी। ठीक है, टाटा स्टील 12 नंबर पे है, और एक जो है JSW स्टील 25 नंबर पे। यहाँ पर हमारी ये जो है दो कंपनीज देखने को मिल रही है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखनी चाहिए आपको, मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन सी है, मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज कौन सी है, तो वो है यहाँ पर चाइना और इंडिया। ये रैंक 1 और रैंक 2 ये बहुत ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करते हैं। बाकी के अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे तो वो इतना यहाँ पर प्रोड्यूसिंग नहीं करते। लेकिन चाइना तो यहाँ पर जायंट है, जायंट। ठीक है, इंडिया की कंपेयर में यहाँ पर 10 गुना है यहाँ पर ऑलमोस्ट। तो ये हम बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर चाइना का यहाँ पर एक्सपोर्ट में कमी आती है तो कहीं ना कहीं अगर हमारा जो इंडिया में
जो स्टील का प्रोडक्शन है वो बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर बढ़ने का चांस है। और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अच्छी बात है कि हमारे देश में जो है पैसा आएगा। तो इंडिया के लिए, जो इंडिया के स्टील मेकर्स है उसके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्यूटी है उसने बढ़ाई है चाइना ने। ठीक है, अभी स्टील और कहीं से नहीं मिलेगा तो चाइना से महंगे दाम में भी वो लोग लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर इंडिया यहाँ पर उनको सस्ते दाम में थोड़ा सा प्रोवाइड करवा देता है तो वो यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे इंडिया को सबसे पहले चाइना के कंपैरिजन में। ठीक है, भले ही चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करता हो, लेकिन अगर इंडिया से सस्ता पड़ता है तो चाइना से क्यों लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इंडिया में यहाँ पर जो है एक प्रायोरिटी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो इसका भी एडवांटेज हमको मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आपका जो है चार्ट, वो भी आप देखो तो अदर एशिया 7.2, इंडिया 4.8%। चाइना ने पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है। ठीक है, स्टील प्रोडक्शन एंड यूज़, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो उसका कंजप्शन है और उसका जो यहाँ पर रहेगा, तो वो सब चीज़ें इसकी एवरग्रांडे के इश्यू की वजह से भी यहाँ पर चाइना ने ये सब चीज़ें की है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसको इतना सारा लॉस हो चुका है उसके कंट्री में। ठीक है, और यहाँ पर चाइना ही सबसे एक अकेला ऐसा है कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो चाइना अगर यहाँ पर इतना बढ़ा देता है रेट, और अगर कोई देश है बाकी के वो इतने फुलफ़िल नहीं कर पाते उस रिक्वायरमेंट को, तो चाइना से उनको महंगे दाम में लेना ही पड़ेगा, तो उसको तो वैसे ही बेनिफिट है। और एक और बेनिफिट ये रहेगा कि उनको जो यहाँ पर एवरग्रांडे का जो पूरा इश्यू हुआ है, तो वहाँ पर अब पूरे उनके जो रिक्वायरमेंट उनकी वो यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पर जो अपना प्रोडक्शन है वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें मिलाकर उन्होंने कुछ तो यहाँ पर डिसीजन लिया है, तो वो हम उस पर देंगे। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। आप यहाँ पर वर्ल्ड स्टील की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर ये पूरा जो डेटा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, केयर रेटिंग के रिपोर्ट के ऊपर। तो केयर रेटिंग के रिपोर्ट के अनुसार देखिए, स्टील कंजप्शन डिप्स इन अगस्त विद प्राइजेस कंटिन्यूइंग ऑन द अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। तो ये जो रिपोर्ट है केयर रेटिंग का, तो उसमें कुछ यहाँ पर हमको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि देखिए, उसका अगर हम यहाँ पर ट्रेंड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश स्टील, तो वो हम देखें तो देखिए ये हमारी बात हो रही है, ये क्या हो रही है, हमारी बात हो रही है। तो यहाँ पर देखें तो हमारा जो इंपोर्ट है वो यहाँ पर इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट है वो ज़्यादातर हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टील को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम जब स्टील को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा, ठीक है, हम जितना ज़्यादा हम स्टील को एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही पैसा हमारे देश में अंदर आएगा, उतना ही मुनाफा हमारे जो स्टील मेकर कंपनी से उसको रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो स्टील मेकिंग का प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं तो कम हो जाएगा, क्योंकि 5% से 18% ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए 5% 18% इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप इतने बड़े स्केल पे होते हो, इतने करोड़ों की आप डीलिंग करते हो, तो उसमें 1% का जंप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो यहाँ पर 5 to 18% है, तो यहाँ पर उनका जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं तो कमज़ोर होएगा ही होएगा, तो उसकी इम्पैक्ट यहाँ पर आने वाली है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर वो प्रोडक्शन इतना ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इंडिया को जो मार्केट का कैप्चर करना है वो यहाँ पर उसको एडवांटेज मिल सकता है। उसके बाद देखिए दूसरा चार्ट, तो यहाँ पर देखिए कंट्री वाइज फिनिश स्टील एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया एक्सपोर्ट अभी किसको कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए वियतनाम, इटली, यूएई, हांगकांग, बेल्जियम, तुर्की, नेपाल, अदर्स। तो यहाँ पर जो है इतना कुछ खास जो है बाकी के जो मेन देश है, ठीक है, उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर, जैसे कि यहाँ पर यूरोप हो गया पूरा, ठीक है, उसको यहाँ पर वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी वो लोग जो है स्टील का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो वो सब चीज़ अगर मार्केट उसको कैप्चर करना है इंडिया को, चाइना ने सब कुछ कैप्चर करके रखा है, तो अगर यहाँ से हमको कुछ मार्केट मिलता है एक बार, तो फिर हमारा जो डेली का कस्टमर हो जाएगा वो लोग, तो फिर हमको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो वो भी इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन के ऊपर। तो वो टेबल हम देखें अगर जुलाई 2021 के हिसाब से, तो देखिए चाइना ने कितना बनाया 86.8 और इंडिया ने कितना बनाया 9.8। ठीक है, तो हमसे ऑलमोस्ट 8 गुना उनका चल रहा है। और इसके बाद आता है जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया और साउथ कोरिया। उसके बाद आता है ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं देखिए तो इंडिया में अभी भी चाइना के बाद दूसरा यहाँ पर ऑप्शन कौन है,
चाइना के बाद दूसरा ऑप्शन इंडिया ही यहाँ पर नज़र आता है। तो चाइना में अगर चाइना से स्टील अगर महंगा हो जाएगा और अगर इंडिया की कैपेसिटी होगी, ठीक है, उतने एक्सपोर्ट की, तो डेफिनेटली जो है बायर्स कहाँ पर आएंगे, इंडिया के ऊपर भी आने वाले। अब आउटलुक पे आते हैं। तो आउटलुक में क्या किया है कि चाइनाज गवर्नमेंट पॉलिसी टू कैप 2021 स्टील प्रोडक्शन बिलो 2020 इज एक्सपेक्टेड टू कीप चाइना स्टील सप्लाई लोअर इन द सेकंड हाफ। तो मैं बोला ना कि चाइना की सप्लाई को है स्टील को कम रखना चाहते हैं, क्योंकि इतना ही ऑलरेडी इसमें इश्यू चल रहा है। उसके यहाँ पर जो पूरे देश में एवरग्रांडे का है, वो रियल एस्टेट की बहुत जायंट कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पर कंजप्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर कुछ एक कंपनी डिफ़ॉल्ट भी होने आती है तो यहाँ पर कम जो है पूरा इम्पैक्ट बाकी जो उसके साथ कनेक्टेड चीज़ें होती हैं उन पे भी होता है। तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो उसके प्रोडक्शन को कम करना चाहती है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है प्राइस के हाइक भी हमको देखने को मिल सकते हैं। और उन्होंने जो एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी है वो तो ऑलरेडी बढ़ा ही दी है। तो देखिए उसके बाद चाइना से एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश एंड सेमी फिनिश स्टील प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, ठीक है। तो चाइना के यहाँ पर सब कुछ डिक्लाइन होने वाले इन द लाइन विथ बेजिंग्स प्लान, यानी कि उनकी जो गवर्नमेंट के प्लान है उसके ऊपर। दिस विल गिव अपॉर्चुनिटी टू इंडियन स्टील मिल टू स्केल अप एंड एक्सपेंड टू द न्यू मार्केट्स, यानी कि जो मार्केट हमने अभी तक कैप्चर नहीं किया, हमने जो कौन से छोटे छोटे देशों को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, लेकिन जो मेजर बड़े बड़े मार्केट्स को चाइना ने यहाँ पर कैप्चर करके रखा है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन के बैठा है, उसको हम यहाँ पर एक कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखो कि एक बार आप किसी के कस्टमर बन जाते हो अच्छे खासे, तो फिर आप उसी से लेना प्रीफर करते हो, ठीक है। तो ऐसा ही हम यहाँ पर एक नए जो कस्टमर्स है उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ हद तक आप यहाँ पर थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे देकर आप जो पुराने जिससे आप बाय करते हो उसी से बाय करोगे, लेकिन अगर चाइना की बात करें तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाती है उसकी, फिर तो यहाँ पर ड्यूटी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसकी प्राइस जो स्टील है वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर जो बाकी के जो बायर्स है बाकी कंट्री के, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर इंडिया की ओर यहाँ पर देखेंगे, और अगर इंडिया है उनको अच्छी यहाँ पर प्रोवाइड करा पाता है तो यहाँ पर इंडिया कहीं ना कहीं उनका जो है अच्छा खासा पार्टनर बन सकता है। तो उसका फिर हमको लॉन्ग रन में जो है एडवांटेज कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा। और ये जो जीएसटी का प्राइस भी हाइक हुआ है उसकी भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको फिर कम होती हुई नज़र आएगी। इम्पैक्ट उसकी होगी वो तो डेफिनेटली है, लेकिन उसको कम इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला हाई कोकिंग कोल प्राइस, तो जो यहाँ पर कोल की प्राइस अभी दिखी थी और लोअर सप्लाई फ्रॉम चाइना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मैटर करेगी, ठीक है। तो ये दी मेजर शुड कीप स्टील इन्वेंट्रीज लो एंड प्राइस फ्रॉम्स इन FY 2022। तो देखिए आपने देख लिया यहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर डोमेस्टिक स्टील प्राइस है रिटेन एट अ शार्प 15 to 20% डिस्काउंट टू इंटरनेशनल स्टील प्राइस ओवर द पास्ट ईयर। तो यहाँ पर अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ पर हमको जो है जो देखिए डोमेस्टिक स्टील डिमांड वाज इम्पैक्टेड बाय द सेकंड वेव। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई थी। तो आप सिंपल रूल है कि डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल रूल है, अगर डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई रहेगी तो यहाँ पर जो है प्राइस का फॉल तो यहाँ पर आना ही आना है, ठीक है। तो ये हाउ एवर, देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, हाउ एवर डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव सिक्वेंशियली वंस द फेस्टिव सीजन बिगिंस। तो फिनिश स्टील कंजप्शन is expected to cross 100 million tons in FY 2022 अगेंस्ट 93.4 मिलियन टन्स। तो ये ऐसा बोल रहा है कि 100 मिलियन टन्स के पार यहाँ पर चला जाएगा कंजप्शन के बेस पे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है जो स्टील मैन्युफैक्चरर है हमारे देश के उसके लिए। और देखिए डोमेस्टिक क्रूड स्टील प्रोडक्शन अप 35.8% ईयर ऑन ईयर ड्यूरिंग द first 5 months of FY 2022 and well on path to achieve the 9/11 forecast growth during the whole FY 2022 compared with FY 21। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ गया। तो उसका जो इसमें पूरा मामला आपको क्या समझ में आया, आपको ये मामला समझ में आया कि ये जो चाइना की चीज़ हुई है तो उसका हमको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा लॉन्ग रन में मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा। एकदम से यहाँ पर कस्टमर्स हमारे पास नहीं आ जाएंगे, ठीक है, एकदम से डिमांड नहीं बढ़ जाएगी। तो वो सब चीज़ें ऐसे नहीं होगी।
यहाँ पर हैवीली इम्पैक्ट चाइना ने मार्केट जो है हैवीली कैप्चर करके रखा है, और उसके हिस्से का यहाँ पर निकाल के हमारे पास लाना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको भी यहाँ पर टाइम उसमें लगने वाला है। तो इसीलिए, लेकिन हालांकि ये बात अच्छी है, और उसके बाद हम अगर जीएसटी की ये सब चीज़ें भी मिलाकर देखें तो हमारे जो स्टील सेक्टर में ग्रोथ है वो तो हमको अच्छा ही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रोथ है वो पूरा अच्छा ही दिख रहा है, और उसकी जो यहाँ पर इम्पैक्ट है जीएसटी की, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम कर देगा। तो जो लोग यहाँ पर आपको डरा रहे थे कि भाई ये देखिए जीएसटी की ये हो गई 18%, अब तो मेटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा मार पड़ेगा, मेटल सेक्टर तो पूरा मतलब ख़त्म ही हो जाएगा, तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि उसका लॉन्ग रन में यहाँ पर मेटल सेक्टर का क्या हाल होने वाला है, मेटल सेक्टर किस ओर जाने वाला है। आपको यहाँ पर जो चीज़ है पूरी आउटलुक में समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मेटल सेक्टर में अभी भी देखिए यहाँ पर करेक्शन में चल रहा है, यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही। निफ्टी आज यहाँ पर इतना यहाँ पर वॉलेटाइल था, और यहाँ पर मेटल सेक्टर पॉजिटिव में था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है, आपको करना कुछ नहीं। देखिए अब मेटल सेक्टर पे आते हैं, तो मेटल सेक्टर में तो काफ़ी स्टॉक्स होंगे। ठीक है, काफ़ी स्टॉक्स होंगे, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ सिर्फ एक ही स्टॉक, मेटल सेक्टर में सिर्फ एक ही स्टॉक में प्रीफर करता हूँ। देखिए हालांकि यहाँ पर दो स्टॉक है। ठीक है, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील ये लीडर है। ठीक है, अगर आपको लीडर के साथ रहना है तो आप लीडर के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील। मेरी जो चॉइस है ना वो जेएसडब्ल्यू स्टील ही रहेगी। अगर स्टील के मामले में आप जाना चाहते हो किसी के साथ, स्टील के मामले में, तो मैं प्रीफर करूँगा जेएसडब्ल्यू स्टील ओवर द टाटा स्टील। क्यों प्रीफर करूँगा, तो उसके भी आप देखिए, तो प्राइस देखकर मैं यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं प्राइस इसके कम है इसलिए मैं जेएसडब्ल्यू स्टील, ऐसे गलती कभी मत करना। आप उसका देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो क्या है, टाटा स्टील का है 10.85, और जो यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील है वो कितना है 18.97। कितना बड़ा डिफरेंस है रिटर्न ऑन इक्विटी में। उसके बाद डेट का देखते हैं 1.20 और 1.33, तो इतना कुछ खास हमको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स, तो यहाँ पर देखिए 46.09 और यहाँ पर देखिए तो 48.15, तो यहाँ पर भी ज़्यादा है जेएसडब्ल्यू स्टील। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देखें तो यहाँ पर 9.77% सिर्फ, लेकिन अगर आप आरओआईसी देखें जेएसडब्ल्यू स्टील की तो 15% की हमको देखने को मिल रही है। 15% की, 15% मेरा बेंचमार्क है, 15% तो मेरा होना ही होना चाहिए। ठीक है, वो अगर नहीं होता है तो फिर मैं उस ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, और उसके बाद देखिए आरओसी, तो आरओसी भी देखो तो यहाँ पर 12.65% है, और आरओसी यहाँ पर देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील का वो कितना है, उसमें भी यहाँ पर 15% के ऊपर है। तो यहाँ पर भी ये जेएसडब्ल्यू स्टील आगे निकल कर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो ये स्टॉक का जो देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील ऑलरेडी आपको पता है, देखिए पी महंगा है उसका कंपेयर टू टाटा स्टील। टाटा स्टील अभी चल रहा है 7.09 पे, और ये चल रहा है इसके इतने पी पे। वो इतना पी क्यों देना चाहेगा, क्योंकि कंपनी का जो आपको फंडामेंटल्स देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जेएसडब्ल्यू स्टील का स्ट्रॉन्ग। अगर आपने उसके जो रिजल्ट है वो पढ़े होंगे, ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील का रिजल्ट मैंने पढ़े इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर। तो अगर आपने वो पढ़े होते तो आपको पता है कि मैं क्यों इतने पैसे देना चाहूँगा। ठीक है, मैंने आज भी यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील को बाय किया। वो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील इतना यहाँ पर पावरफुल है, और यहाँ पर और गिरता है तो यहाँ पर धीरे धीरे करके जाना है। अभी अब देखिए कि मेटल सेक्टर कभी भी मार्केट में कुछ होता है तो मेटल सेक्टर पिटता ही पिटता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको कभी भी बोले ना तो आपको लमसम नहीं जाना चाहिए। ये एक ऐसा सेक्टर है मेटल सेक्टर कि आपको कभी भी लमसम नहीं जाना है। कभी भी कुछ मार्केट में अच्छा होगा मेटल सेक्टर पहले भागेगा, मार्केट में कुछ बुरा होगा मेटल सेक्टर पहले पीटेगा, और बहुत ज़ोर से पीटेगा। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं CNX मेटल का, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं करता हूं वीकली टाइम फ्रेम, तो आप देखिए एक मेटल सेक्टर ऐसा है कि जिसमें आपको इतने लंबे लंबे डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, और वो कोई छोटा मोटा नहीं होता। छोटा मोटा की बात मत करिए आप। ठीक है, ये कितने परसेंट, 64%। ठीक है, ये भी मेज़र कर दे कितना है, 59। उसके बाद हम देखें यहाँ पर तो वो कितना, 50, ऑलमोस्ट 60% के तो यहाँ पर उसके डाउन ट्रेंड्स होते हैं मेटल के।
तो जब मेटल पिटता है तो बहुत ज़्यादा पिटता है। यहाँ पर देखिए इतनी रैली हुई है, तो यहाँ से अगर वो गिरा तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपके स्टॉक्स की यहाँ पर क्या हालत होने वाली है। तो मेटल सेक्टर में एक प्रॉब्लम है, और ये वार्निंग मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा अभी लफड़ा चल रहा है। एवरग्रांडे की तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। एवरग्रांडे की अभी इतनी कोई यहाँ पर क्या है कि आपको मैंने समझा दिया कि यहाँ पर क्या सीन क्रिएट किया जा रहा है। इम्पैक्ट एवरग्रांडे के नहीं, चाइना के इम्पैक्ट है। चाइना यहाँ पर अभी इतना यहाँ पर पता नहीं उसके दिमाग फिर गया है कि क्या हो गया है, एक के बाद एक यहाँ पर शॉक देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। अभी न्यूज़ आई है कि यहाँ पर पावर कट से रिलेटेड अभी कोई न्यूज़ आई है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर पावर की भी लिमिट लगा दी है कि भाई इतना ही आप पावर कंजप्शन कर सकते हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर क्या हो चुकी है, इंडस्ट्री से शट डाउन आ चुका था। तो यहाँ पर चाइना जब ऐसी चीज़ें करता है तो आप सबको पता है और ये पता रहेगा कि भाई चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब आप चाइना को नफ़रत करें या प्यार करें, कुछ भी करें, ये सच्चाई है। और आपके सामने जो डेटा मैंने रखा वो भी आपके सामने है कि भाई चाइना में यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा डेटा आपके सामने है कि चाइना का मार्केट कैप्चर कैसा है। तो जब भी मार्केटिंग का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का हब है, तो जब यहाँ पर उसकी सप्लाई चेन में यहाँ पर कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर अफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो आपको यहाँ पर एवरग्रांडे का इफेक्ट देखने को मिले ना मिले, लेकिन चाइना की ऐसी हरकतों की वजह से ना पूरे वर्ल्ड मार्केट की इकोनॉमी में ऐसा प्रेशर बनेगा कि आपको लगेगा कि भाई ये एवरग्रांडे की वजह से हुआ है। लेकिन इसकी वजह से नहीं हुई है, चाइना के स्टूपिड यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही है उसकी वजह से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सर्च करके देखता हूँ चाइना इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, ठीक है। तो ये अभी की स्टोरी है ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ तो आपको पता लगे भाई, आप वरना बोलोगे तो स्टोरी बना रहा है। चाइना की इलेक्ट्रिसिटी क्रंच इज़ वर्ल्ड्स लेटेस्ट सप्लाई चाइना थ्रेट, ठीक है। तो आपको ये दिख गया, ये डेट भी देख लीजिए आप, यहाँ पर कौन सी है देख लीजिए। तो चाइना में ऐसा हो रहा है, तो एक के बाद एक मुझे नहीं समझ में ही आने, मुझे वो इंसान ही समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है, अपने ही देश के साथ क्या कर रहा है, खुद ही अपने देश को बर्बाद करने पे तुला है। तो यहाँ पर ये जो उसके पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसकी वजह से उन्होंने जो रीज़न दिया है वो ऐसा दिया है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसकी वजह से चाइना की गवर्नमेंट ने ये रूल लागू किया है कि आप इतनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कोल की प्राइस है वो हाइक हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। और जो पूरी जो सब चाइना की फैक्ट्री से बंद हो जाएगी तो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ जाएगा ना। चाइना से ही इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, और जब उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो वो बेचेंगे क्या। तो इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर इफ़ेक्ट होती है। और यहाँ पर अपने सेमीकंडक्टर का एग्जांपल तो देख ही लिया कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज के बाद यहाँ पर पूरे देश में क्या तहलका मच चुका था, ठीक है, कितना यहाँ पर क्राइसिस हो चुका था। तो यही है, ये जो सेमीकंडक्टर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, छोटा सा ट्रेलर था, लेकिन चाइना पे बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, ठीक है। चाइना पे पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। वो यूएसए वाले चाइना पे सैंक्शंस मारते, चाइना वाले उसके सामने मुंह पे 5 सैंक्शंस मारते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है ये यूएसए वाले की औकात कुछ नहीं है, ठीक है। चाइना चाहे तो पूरी वर्ल्ड को अभी के अभी यहाँ पर पूरा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इतना यहाँ पर डिपेंडेंट है पूरा वर्ल्ड चाइना पे, ठीक है। अब धीरे धीरे इंडिया क्या हो रहा है, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर बन रहा है। इंडिया अभी पूरा ग्रोइंग मोड में है, इंडिया फुल अभी पोटेंशियल से भाग रहा है, ठीक है। इंडिया पे एक के बाद एक, तो जैसे चाइना अपने पूरे देश को बर्बाद करने पे तुला है, इंडिया की गवर्नमेंट है एक ऐसी गवर्नमेंट है कि पूरे एक के बाद एक ऐसे यहाँ पर स्कीम्स निकाल रही है कि यहाँ पर जो है बाहर के इन्वेस्टर है इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि इंडिया में आकर कुछ करे, इंडिया में आकर कुछ करे। तो यहाँ पर पूरा जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक पूरी इंडस्ट्री, इतनी लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री होती है, तो उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम लगता है। तो नो डाउट अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लगे रहो यहाँ पर लंबे टाइम तक। आपको इंडिया यहाँ पर सबसे तेज़ आपको इतना रिटर्न देगा कि आप यहाँ पर सोच नहीं पाओगे, इतना रिटर्न मिलेगा आपको। लेकिन आपको लंबा सोचना पड़ेगा। ये पूरा शिफ्ट होगा यहाँ पर इंडिया में आएगा तो उसको भी टाइम तो लगता ही है ना। एकदम से रातों रात तो नहीं आ जाएगा कि कल सोचा कि चलो चाइना से बंद करके इंडिया में आते हैं, एकदम से तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो इसीलिए आपको भी यहाँ पर जो है पूरा देखना पड़ेगा
समझना पड़ेगा। इन्वेस्टर हो तो फिर भी मैं आपको यही बात करने वाला हूँ, आपकी एक्सिस्टिंग है इन्वेस्टमेंट, आपको तो सालों साल तक रखना ही है, क्योंकि आप अगर ऐसी छोटी छोटी बातों में अगर आपको पोजीशन को निकालोगे तो फिर आप इन्वेस्टर कहाँ कराओगे। एक इन्वेस्टमेंट की जो पीरियड होता है उसमें तो कई सारे अप ट्रेंड्स आएंगे, डाउन ट्रेंड्स आएंगे, पूरे के पूरे मार्केट के क्राइसिस आएंगे, मल्टीपल्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड में तो सब कुछ आ जाएंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पैसे है बस कलेक्ट करके जाना है। ठीक है, जैसे आपको लगे कि भाई अच्छी खासी डिप मुझे मिली है, 20% 25% की गिरावट हुई है, लगा दीजिए एक इंस्टॉलमेंट। फिर से अगर 20-25% और गिरता है तो फिर से लगा दीजिए एक इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अपने स्टॉक्स के यहाँ पर जो बिहेवियर है उसके हिसाब से कि वो कितने % का गिरता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जो ट्रेडर लोग हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आप जो है डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको जो पूरा मेटल सेक्टर है तो उसका यहाँ पर क्या सीन चल रहा है अभी करंट सिचुएशन के साथ, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और स्टील का भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको क्या करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको मेरी जो एफ़र्ट है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही यहाँ पर वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा और जिसकी वजह से आप यहाँ पर बड़े बड़े लॉस से बच सकते हो। अगर आपको लॉस से बचना है तो आप यहाँ पर एक घंटी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मैं मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।